तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बिल्कुल आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आप एक ही भरोसा रखते हैं कि एग्जाम में 400 प्लस लाना है, तो इस वीडियो को इग्नोर करके मत जाइएगा। पूरे वीडियो को वॉच करिए, आप निश्चित बहुत बेहतर करने वाले हैं। और मैं पूरा भरोसा और यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप एग्जाम में आपसे बेहतर कोई नहीं करने वाला है, आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और ये समझ लीजिए कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहां से पढ़ के आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और एग्जाम में उतना बेहतर कर सकते हैं जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। बशर्ते आपको पूरे वीडियो में बने रहना होगा, आपको बेहतरीन करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि शुक्राणु किससे निकलता है? अंडाशय से निकलता है कि वृषण से कि दोनों से कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि जो शुक्राणु निकलता है, याद रखिएगा कि वृषण से निकलता है। और देखिए हर क्वेश्चन से मैं 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताऊंगा और जितने भी एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा प्लीज आप लोग वहीं पे याद कर लीजिएगा। तो पहला आप लोग को याद कर लेना है कि शुक्राणु जो निकलता है वृषण से, और याद कर लेना है कि वृषण की जो लंबाई होता है, आपको याद कर लेना है कि वृषण की जो लंबाई होता है 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। कितना? 4 से 5 सेंटीमीटर। अगर आपसे चौड़ाई पूछता है वृषण के बारे में तो आपको चौड़ाई याद से रख लेना है, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ये भी आप लोग को याद कर लेना है। और मैं वृषण के बारे में आप लोग को बता देता हूं। तो वृषण जो होता है ये नर का, क्या मैं बोल रहा हूं, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। तो वृषण के मैंने 4 पॉइंट बताया। ये शुक्राणु वृषण से निकलता है, इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये नर का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। यह आप लोग को, इतना बात आप लोग को हर हाल में याद रख लेना है। हर क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा और वो आपको याद रख ही लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लीडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? पुंजन निकलता है, एंड्रोजन निकलता है, ए और बी दोनों, और डी नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए और बी दोनों होने वाला है, क्योंकि पुंजन कहिए या एंड्रोजन कहिए दोनों सेम नाम है। आप उसको पुंजन कह दीजिए या एंड्रोजन कह दीजिए, ये दोनों सेम है। जो निकलता है किससे? लीडिंग कोशिका से निकलता है। और मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि ये क्वेश्चन 2025 में आ रहा है और बड़े ध्यान से आप लोग इसको याद करके जाएंगे ही जाएंगे, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मैं एक्स्ट्रा आप लोग को बता देता हूं, इसका तो राइट जवाब सी नंबर हो जाएगा। एक बात और सुन लीजिएगा कि लीडिंग कोशिका का एक और नाम है अंतराली कोशिका, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंतराली कोशिका के नाम से जानते हैं। ये भी आप लोग को याद कर लेना है। किस नाम से? तो अंतराली कोशिका के नाम से लीडिंग कोशिका को हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। आप लोग को याद रह जाएगा। एक बात यहीं पे आप लोग क्लियर हो जाएगा, जो प्रोजेस्टेरॉन दिखाई दे रहा है ये पीत पिंडक से निकलता है। किससे? पीत पिंडक से। और पीत पिंडक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। आपसे पूछा जाए कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से निकलता, तो आप लोग को बता देना है पीत पिंडक या कार्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या होता है? निकलता है। देखिए भाई जितना एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं ना, आप लोग समझ रहे होंगे कि सर टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आप लोग के लिए मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन समझ लीजिए ताकि एग्जाम में आप बेहतरीन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पीत पिंडक द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पुंजन, एंड्रोजन, ए और बी दोनों, और चौथा। तो मैं अभी बताया था इसका आंसर, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि अभी मैं बताया था। और जो प्रॉपर सुन रहा होगा, मैं निश्चित कहता हूं कोई एग्जाम में उतना बेहतरीन करने वाला है जितना कोई नहीं करने वाला है। और मुझे उम्मीद और भरोसा बहुत है कि आप एग्जाम में उतना बेहतरीन करने वाले हैं जितना कोई नहीं करने वाला है। आपसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। आप वो कर दिखाओ। देखिए आपको एक ही सपना रहना चाहिए कि कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और निश्चित ऐसा ही होगा जब प्रतिदिन पढ़ेंगे। अगर मगर किंतु परंतु काश नहीं करते और जीवन में कुछ बनने वाले बहाने की तलाश नहीं करते। बहाने बिल्कुल नहीं करना है, हमें पढ़ना है और बेहतरीन पढ़ना है ताकि एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें। अगला देखिए क्या है, पुरुष निम्न में से कौन सी ग्रंथि संबंध नहीं है? पुरुष से कौन सी ग्रंथि संबंधित नहीं है? प्रोस्टेट है, शुक्राशय है, बल्बो यूरेथ्रल है और स्तन ग्रंथि है। तो मैं बता दूं कि स्तन ग्रंथि संबंधित नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? डी नंबर, संबंधित नहीं है। आप लोग को एक और बात याद रखना है,
जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है मात्र एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। लेकिन शुक्राशय कितनी होती है? तो एक जोड़ी होती है। तो कितना हो गया? दो हो गया। और ये भी एक जोड़ा होता है तो ये भी कितना पा जाता है? दो। ये भी अगर यहाँ से एग्जाम में पूछ दे कि ये बताइए प्रोस्टेट ग्रंथि पुरुष में कितना होता है, तो एक होता है। और शुक्राशय ग्रंथि दो होता है, बल्बोइरेथ्रल दो होता है। ये भी आप लोग को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। एमिनोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा क्या जांच किया जाता है? एमिनोसिंथेसिस का हिंदी क्या होता है? उलवेधन। क्या होता है? उलवेधन होता है। और उलवेधन क्या करता है? देखिए गर्भाशय में जो भी शिशु पल रहा है उसकी लिंग का पता लगाता है। लिंग समझते हैं, लड़का है या लड़की है, इसके बारे में भी पता लगाता है। और प्लस पॉइंट, उसके आनुवंशिक बीमारी, जो भी भ्रूण पड़ रहा है उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला है कि सहेली की खोज हुआ था दिल्ली से, कोलकाता से, लखनऊ से, इनमें सभी से। तो मैं बता दूं कि इसकी खोज हुआ था लखनऊ से, याद रखेगा। और लखनऊ में कौन कहता था? CDRI ने, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखेगा। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा लखनऊ में सहेली गोली की खोज किया गया था। जो सहेली होती है गर्भ निरोधक गोली होती है, जो कि सप्ताह में एक बार खाई जाती है, इसीलिए इसको साप्ताहिक गोली बोला जाता है। तो मैंने क्या बताया कि सहेली की खोज लखनऊ से हुआ था। कौन किया था? तो CDRI ने किया था। और ये कैसी गोली होती है? तो गर्भ निरोधक गोली होती है। और ये सप्ताह में एक बार खाई जाती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? साप्ताहिक गोली के नाम से जानते हैं। और मैं ये बता रहा हूं ना, ये 2024 में भी यहां से क्वेश्चन आया था। और मैं पूरा उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि यहां से 2025 में निश्चित, चाहे वो 2 नंबर में या आपको 1 नंबर में आएंगे ही आएंगे। इसलिए बड़े ध्यान से याद कर ही लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम में उतना बेहतरीन हो जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं, और यही होने वाला है, बशर्ते आप पढ़ते हुए तो चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यौन संचारित रोग का उदाहरण है। एड्स है, सुजाक या गोनोरिया इसी को बोलते हैं, या सिफिलिस है, इनमें सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें से सभी होने वाला है। एड्स भी होने वाला है, सुजाक भी होने वाला है, सिफिलिस भी। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? सभी होगा। लेकिन इतना ही उदाहरण रखने से या तो काम नहीं चल जाएगा, आप लोग को और भी याद रख लेना है। एड्स हो ही गया, सुजाक हो ही गया, सिफिलिस हो ही गया, और इसके साथ साथ आप लोग को याद रख लेना है क्या चीज? जननिक परिसर्प। क्या होता है? जननिक परिसर्प। ये भी याद रखिएगा कि जननिक परिसर्प भी किसका उदाहरण है? यौन संचारित रोग का उदाहरण है। हर्पिस भी याद रखना है, तो हर्पिस भी किसका उदाहरण है? यौन संचारित रोग का उदाहरण है। यकृत शोथ बी, जिसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, तो यकृत शोथ बी भी किसका उदाहरण है? तो ये भी उदाहरण है यौन संचारित रोग का। तो मैंने जितना बताया ये सब के सब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? यकृत शोथ बी हो गया, जननिक परिसर्प हो गया, हर्पिस हो गया, ये सभी के सभी किसके उदाहरण हैं? तो यौन संचारित रोग के उदाहरण हैं। एक और याद रखिएगा जिसको बोलते हैं लैंगिक मत्स्य। तो लैंगिक मत्स्य भी किसके उदाहरण हैं? तो आपको याद रखना है कि यौन संचारित रोग के उदाहरण हैं। और देखिए इसमें से 3-4 ऐसे बीमारी हैं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, बाकी सब ठीक हो सकता है। लेकिन 3 बीमारी का नाम बता रहे हैं। एड्स हो गया, जननिक परिसर्प हो गया, और यकृत शोथ बी। देखिए फिर से आप सुनिए कि यौन संचारित 3 रोग ऐसे हैं जिसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, बाकी सब ठीक हो सकता है। एड्स बीमारी अगर आपको हो जाता है तो ठीक नहीं होगा। जननिक परिसर्प हो गया और यकृत शोथ बी, ये 3 ऐसे बीमारी हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, और हमें उम्मीद है कि आप लोग याद रख ही लेंगे। अगला है कि सकभरता का चिकित्सीय समापन कब तक कराना सुरक्षित माना जाता है? सकभरता का चिकित्सीय समापन जिसको बोलते हैं MTP के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? MTP। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि MTP का फुल फॉर्म क्या होने वाला है? मैं ही बता देता हूं, सुन लीजिए, शायद आप लोग को नहीं पता होगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो प्रेग्नेंट होने के कितने माह तक आप उनको, जैसे नॉर्मल भाषा में बोला जाता है, सफैया कराना, कब तक करा सकते हैं जिसको सुरक्षित माना जाएगा? 12 सप्ताह या 8 सप्ताह, 10 सप्ताह, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 12 सप्ताह के पहले अगर करा लेते हैं, 12 सप्ताह कहने का मतलब 3 माह के पहले अगर करा लेते हैं तो उसको सुरक्षित माना जाएगा। अगर 3 माह के पहले नहीं कराते हैं तो इसको सुरक्षित नहीं माना जाएगा। या 3 माह, या इसको बोला जाता है पहली तिमाही के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? पहली
तिमाही के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में दे दे कि एमटीपी कराना कब तक सुरक्षित मानी जाती है, तो 12 सप्ताह या 3 माह या पहली तिमाही तक करा लेना ही सुरक्षित मानी जाती है। इसके बाद कराते हैं तो यह सुरक्षित नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पूरी दुनिया में हर साल कितने एमटीपी कराया जाता है? 4 से 5 करोड़, 8 करोड़, या 45 से 50 करोड़? मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर होने वाला है। हर साल, हर वर्ष कितना एमटीपी कराया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है कि पूरे विश्व में हर साल क्या, तो 4.5 से 5 करोड़, याद रखिएगा, 4.5 से 5 याद रखिएगा, 4.5 से 5 करोड़ लोग क्या कराते हैं? एमटीपी कराते हैं। या कहने का मतलब ये हो गया कि 45 से 50 मिलियन लोग जो है पूरी दुनिया में हर साल क्या कराते हैं? एमटीपी कराते हैं। और एमटीपी लोग ऐसे भी करा देते हैं कि देखते हैं कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो लड़की है, जो जिसके कारण लोग एमटीपी कराने लगे थे। तो सरकार ने देखा कि इससे बड़ा नुकसान हो रहा है, और सबसे ज़्यादा नुकसान किस पे हो रहा है कि अगर कोई महिला में के गर्भ में पल रहा है लड़की है, तो उसको लोग एमटीपी करा के ख़त्म कर देते थे। तो सरकार इसको देखा और एमटीपी पर कानून लगा दिया। एमटीपी पर क्या लगा दिया? कानून। सरकार बोला कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और 1971 ईस्वी में क्या लग गया? इस पे कानून लग गया कि अभी फिलहाल में कोई नहीं करा सकता एमटीपी। करा सकते हैं अगर कोई आनुवंशिक बीमारी। एमटीपी क्यों लाया गया? एमटीपी लाने का मतलब हुआ कि क्या, कि अगर कोई लड़की बलात्कार कर दिया जाता है, उस स्थिति में एमटीपी करा सकते हैं। या हो सकता है कि जो शिशु पल रहा है उसको कोई बीमारी है, तब एमटीपी करा सकते हैं। लेकिन लोगों ने क्या देखा कि लड़की है तो एमटीपी कराते थे, तो सरकार ने 1971 ईस्वी में इसको क्या रख दिया था? कानून लगा दिया था। ये भी याद रखेंगे। अगला देखिए, क्या आनुवंशिकी के पिता कौन है? मेंडल है, मोर्गन है, बेटसन, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब मेंडल होने वाला है। आनुवंशिकी के पिता कौन है? मेंडल है। और मेंडल का जन्म, मृत्यु सब याद रखिए। जन्म हुआ था 1822 में, याद रखेंगे। और मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1884 में मृत्यु हुआ था। और इन्होंने किस पौधे पर काम किया था? तो मटर के पौधे पर काम किए थे। ये भी आपको याद रखना है। और मेंडल के बारे में और कुछ याद रखना है, तो ये 19वीं सदी के वैज्ञानिक थे। किस सदी के वैज्ञानिक थे? तो 19वीं सदी के। 4 क्वेश्चन याद रखिए। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, किस पौधे पर काम किए, और किस सदी के वैज्ञानिक थे। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ना भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक भी फालतू का मैं बता ही नहीं रहा हूँ जिससे आपका टाइम पास हो। मेरा एक ही मकसद है कि आप एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन करें। अगला है कि मेंडल के एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात कितना होता है? 1:2:1 कि 3:1 कि 9:3:3, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि मेंडल के एक संकर संकरण का जो जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1 होता है। इसीलिए इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। अगर वही आपसे फिनोटाइप पूछा होता तो फिनोटाइप अनुपात कितना हो जाता है? 3:1 हो जाता है। ये भी आप लोग को याद कर लेना है। जीनोटाइप पूछेगा तो 1:2:1, और फिनोटाइप पूछेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3:1। अब मैं बता देता हूं, अगर द्विसंकर संकरण का किसका पूछेगा? द्विसंकर संकरण का अगर पूछता है क्या चीज? फिनोटाइप, तो आप लोग को बता देना है फिनोटाइप कितना होता है। आप बता सकते हैं कि 9:3:3:1। अगर यही क्वेश्चन रहता कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो 9:3:3:1 होता है। आप लोग बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मेंडल जो है मटर के पौधे पर कितने साल काम किए? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब 7 वर्ष होने वाला है। कब से कब? 1856 से लेकर 63 तक काम किए थे। 7 वर्षों तक मेंडल जो है मटर के पौधे पे क्या किए थे? काम किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि विकल्पी विपरीत लक्षण वाले संकेतक जोड़े क्या कहते हैं? युग्म, विकल्पी, एलील, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब दोनों होने वाला है, क्योंकि युग्म विकल्पी बोलो या एलील बोलो, बात क्या है? बराबर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव में गुणसूत्र संख्या होता है, तो आपको याद रख लेना है मानव में गुणसूत्र कितना होता है? 46। अगर मादा के बारे में बात करेगा तो होगा क्या चीज? 44 प्लस में क्या हो जाएगा? XX हो जाएगा। अगर नर की बातें करता है तो कितना हो जाएगा? 44 प्लस में क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा। ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि कौन सा एलील समयुग्मजी को दर्शा रहा है? TT की A, की C नंबर, की D। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब D नंबर होगा। समयुग्मजी जो सेम हो, कैपिटल हो या स्मॉल हो, दोनों समान होगा तो उसको समयुग्मजी बोलेंगे। लेकिन वही अगर अलग है, देखिए यहाँ कैपिटल स्मॉल है, तो इसको बोल देते हैं विषम युग्मजी।
क्या बोल देते हैं, तो विषम युग्मजी के नाम से जानते हैं इसको। और हमें उम्मीद है कि जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगला दिन निम्न में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता है, डीएनए पूछ रहा है, एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब है यूरासिल, क्योंकि यूरासिल मिलता है आरएनए में। किस में मिलता है, आरएनए में, डीएनए में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। तो देखिए आपको याद रखना है कि यूरासिल भी मिलता है, एक नहीं मिलता है थायमिन, बाकी ये तीनों के तीनों मिलते हैं। एडेनिन भी मिलता है, साइटोसिन, यूरासिल। ये आपको टाइप होने में तन मिस्टेक हो गया था। अगला नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब है 2 प्रकार के। नाइट्रोजन क्षार 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरेमिडीन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि कौन सा नाइट्रोजन क्षार प्यूरिन है, एडेनिन और ग्वानिन। तो याद रखिएगा दोनों, एडेनिन और ग्वानिन जो होता है ये क्या होता है, तो आपको याद रख लेना है कि ये प्यूरिन है। और पायरेमिडीन के बारे में अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है तीनों है, थायमिन भी है, साइटोसिन, यूरासिल। इसीलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, डी नंबर होने वाला है। और जितने भी क्वेश्चन आपको बताया गया ये सब के सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा और क्लास आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं उसको देखते हुए चलिएगा। आप देखते हुए चलेंगे तो एग्जाम में बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, लेकिन हाँ, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने में 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए और बेस्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।